Hello student, good morning. In last lecture we had already studied about the French society, French Revolution, and in last topic uh, we were studying French society during the late 18th century, in which uh, the बर्बन फैमिली, किंग लुइस 16 एंड किस तरह से उसने जो है फ्रांस का किंग बना, फ्रांस की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसने टैक्स इम्पोजिशन किया, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच जो सोसाइटी है वो कितने स्टेट में, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टैक्स इंक्रीज किया गया था उसको पे किसे करना था, थर्ड स्टेट को, क्योंकि ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट और सेकेंड थे ये सभी टैक्स पे नहीं करते थे, थर्ड स्टेट पुअर, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, ये सभी लोग थे और ये टैक्स पे करते थे। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर हम लोग फर्दर इसी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ हमारा जानना जरूरी है, क्या कि जो एक टर्म यूज होता था सोसाइटी में, ठीक है ना, तो एक्चुअली जो सोसाइटी ऑफ स्टेट है, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये किसके पार्ट थे, वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मीन्स मोनार्की, फ्यूडल सिस्टम के पार्ट थे। एंड एक टर्म यूज होता था, द टर्म ओल्ड regime, term old regime is used to describe the society and institution of France, institution of France before 1789। इट मीन्स 1789 से पहले फ्रांस में जो भी सिस्टम था, सोशल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस थे, उसको ओल्ड रेजिम कहा जाता था। ओके, ओल्ड रेजिम कहा जाता था। जो फ्रेंच सोसाइटी है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी था। एक दिया गया है, फिगर प्रोवाइड है, जैसे फ्रेंच सोसाइटी के डिस्क्रिप्शन में अब हम लोग देखेंगे इसको। इसमें थे क्लर्गी, इनको हम लोग जो है फर्स्ट स्टेट वहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। इससे नीचे आता था एक और सेक्शन जिसे नोबिलिटी कहा जाता था। नोबिलिटी जो रूलिंग क्लास थे, रूलिंग किंग को हेल्प करते थे। क्लर्गी मेनली क्रिश्चियन जो प्राइस्ट थे, बिशप्स थे, चर्च पीपल थे। एंड नोबिलिटी जो ऑफिसर्स क्लास था, जो किंग को, मोनार्क को हेल्प करता था रूलिंग में। एंड इसके नीचे एक और आता था, इसको नोबिलिटी को सेकेंड स्टेट कहा जाता था। ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेट कौन थे, सेकेंड स्टेट कौन थे, ठीक है। और इसके नीचे आता था थर्ड स्टेट, ओके, जिसमें एक क्लास था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, ये सभी लोग थे। इसी में थर्ड स्टेट में ही एक दूसरा भी ग्रुप था जो पीजेंट्स, जिसमें पीजेंट्स एंड आर्टिसंस थे। आर्टिसंस जो कोई पॉट मेकिंग काम करता था, ब्लैक स्मिथ का काम करता था। इसके बाद इसमें एक और ग्रुप था
थर्ड ग्रुप जो थे आपको स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट जो एज अ होम हेल्प दूसरे जो रिच पीपल थे उनके घरों में काम करते थे, और ये सभी लोग मिलकर कंबाइंड थर्ड एस्टेट में आते थे। ठीक है, तो ये सोसाइटी का सिस्टम था फ्रेंच में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, सोशल जो सिस्टम था वहाँ का। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ये सभी को, ये जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी था। अब इसमें यूँ था कि जो 90% पॉपुलेशन है पीजेंट्स, ठीक है ना, यानी कि फ्रेंच पॉपुलेशन में, फ्रेंच सोसाइटी में जो 90% पॉपुलेशन है पीजेंट्स मेड 90% ऑफ पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन, ठीक है, जबकि ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन लैंड एंड कल्टिवेट देम, वेरी स्मॉल पीपुल, ठीक है ना। इसमें जो था 90% ऑफ पॉपुलेशन थे, बट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ऑन लैंड एंड कल्टिवेटेड, ठीक है, यानी कि जो 90% पॉपुलेशन है वो पीजेंट्स का था, लेकिन 90% में भी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल थे जिनके पास उनका खुद का ज़मीन था और उस पर खेती करते थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है क्या थे वहाँ पे लैंडलेस थे। ठीक है, 60% लैंड जो है नोबल ऑन करते थे फ्रेंच सोसाइटी में, अबाउट 60% लैंड वाज owned by nobles, the church and other rich member of थर्ड एस्टेट। ठीक है, यानी कि जो 60% लैंड था पूरे फ्रांस का, उसमें फर्स्ट एस्टेट चर्च पीपल, उसके बाद नोबिलिटी, सेकेंड एस्टेट के लोग नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट के जो रिच पर्सन थे जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, ये सभी लॉयर्स, ये लोग जो है लैंड को ऑन करते थे फ्रांस में। जो फर्स्ट टू एस्टेट है दैट इज क्लर्गी और नोबिलिटी प्रिविलेज एंजॉय करते थे। ठीक है, तो दी क्लर्गी एंड nobility enjoyed privilege बाई बर्थ, मतलब ये लोग जो है इनको फ्यूडल जो प्रिविलेज फ्रॉम किंग सिस्टम, किंग से जो राजा थे, राजा से जो इनको मिला हुआ था जो भी चीज़ फ्यूडल सिस्टम इन लोगों को बाई बर्थ मिला, यानी कि जो नोबल पर्सन, नोबल का बेटा, सन या डॉटर है, कोई भी है, वो नोबल क्लास में ही होगा, और उसको बाई बर्थ जो बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो मोनार्क की तरफ से दी गई हैं वो सभी अवेलेबल हो जाएंगे उनको। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें था कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है ना, तो जो प्रिविलेज है, ठीक है, प्रिविलेज में से ये था कि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिविलेज वाज एक्सेम्पशन मतलब उनको बाहर रखा गया था, एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग
टैक्सेस, ठीक है, ये टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे इनको प्रिविलेजेस थे। फ्यूडल ड्यूज, लाइक जैसे फ्यूडल ड्यूज है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट से लिया जाता था। पीजेंट्स ऑब्लाइज थे उनको सर्विस लॉर्ड के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, ठीक है ना। तो फ्यूडल ड्यूज जो थर्ड एस्टेट था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूडल ड्यूज मतलब फ्यूडल टैक्स वगैरह, फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम peasants and peasants were obliged to render service means सर्विस प्रोवाइड करना टू दी लॉर्ड मतलब किंग को सर्विस देने के लिए, उनके घरों में, उनके ज़मीन पे काम करने के लिए सभी। जो चर्च था उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ठीक है ना, चर्च को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि चर्च जो है एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। तो जो टैक्स पे होता था उसमें से भी जो चर्च का टैक्स होता था और चर्च लेता था, ठीक है। टिथ्स एंड टाइली दो तरह के टैक्स होते थे वहाँ पे, ठीक है। तो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स, ठीक है। टिथ क्या था, यानी कि टिथ जो है एक ऐसा टैक्स, यह क्या है, टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है। तो चर्च जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट कर उसको टिथ कहा जाता था। उसके बाद और भी बहुत सारे टैक्सेस थी, ठीक है ना। एंड फाइनली जो ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट है उनको टैक्स पे करना पड़ता था। उसमें डायरेक्ट टैक्स होता था। एक थर्ड स्टेट को एक और टैक्स पे करना पड़ता था, थर्ड स्टेट पे, ठीक है, had to pay taxes to the state, मतलब किंग को, ठीक है ना। इंक्लूडेड क्या है उसमें इंक्लूडेड था, इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसको जो है पे करते थे, स्टेट को जाता था। और कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स जो होता था उसको कहा जाता था क्या, टाइली, ठीक है ना। इसको टाइली जो है कहा जाता था। टाई इसको पढ़ाता है, टाई जो है टैक्स है, ठीक है। और बहुत सारे एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इन नंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी पे करना पड़ता था, जैसे जो आर्टिकल्स एवरीडे कंज्यूमशन पे, जैसे सच एज, जैसे हम कर सकते इन सच एज टैक्सेस ऑन सॉल्ट और टोबैको, ठीक है। ये डेली कंज्यूमशन के मटेरियल थे और इन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था। जो टाइली है वो क्या होता था, टाइली क्या है, टाइली एक डायरेक्ट टैक्स है। पहले तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। टैक्स पेड बाय थर्ड स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना, मतलब मोनार्क को डायरेक्ट पे किया जाता था इसमें, ठीक है। तो जितने भी टैक्स के बर्डन थे वो किसके ऊपर थे, थर्ड स्टेट के ऊपर थे। तो ये वहाँ का जो है
हार्डशिप था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, किस तरह से सोसाइटी डिवाइड थी और सोसाइटी में टैक्स का जो पोर्शन कैसा था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है स्ट्रगल टू सर्वाइव। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, तो यह है 1.1, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रगल। ठीक है, दी स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी सर्वाइवल के लिए अपने पास वो लोग जो स्ट्रगल करते थे। इसमें यूँ था कि फ्रांस का पॉपुलेशन जो है 1715 में, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस कितना था 1715 में? फ्रांस 1715 एडी में पॉपुलेशन जो है 23 मिलियन था। ठीक है ना, जो कि 1789 एडी में कितना हो गया? 28 मिलियन हो गया पॉपुलेशन। यानी कितना इंक्रीज हुआ? 5 मिलियन इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पे सर्वाइवल प्रॉब्लम हो गया, प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, फूड क्रॉप्स के। तो जो रैपिड इंक्रीज हुआ उसमें फूड ग्रेन का भी डिमांड हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, क्या हुआ इससे? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ, अच्छा एक चीज़ इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। अब सप्लाई तो कम था, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, तो ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन, फूड, ड्यू टू लैक ऑफ, एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दिया, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, प्राइस वाज इंक्रीज्ड। ठीक है ना, किसके प्राइस बढ़े? जैसे जो ब्रेड होते थे, स्टेपल डाइट था, ठीक है ना, ब्रेड, BREAD, ब्रेड, ब्रेड जो है स्टेपल, स्टेपल मतलब जो रोज़ाना यूज होता था, स्पेशल, ठीक है, स्टेपल डाइट था। और इसकी जो है एंड स्टेपल डाइट एंड कंज्यूम्ड बाय मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग जो है इसको कंज्यूम करते थे। तो प्राइस जब इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, बट इनका जो है बट प्राइस इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा था बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन का। ठीक है, मोस्ट वर्कर एम्प्लॉयड थे एज ए लेबरर इन वर्कशॉप, वे लोग जो है फिक्स्ड वेज पे थे। ठीक है, तो सर्वाइवल में एक और प्रॉब्लम ये था कि जो द मोस्ट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन वर्कशॉप्स एट फिक्स्ड प्राइस, ठीक है ना, फिक्स्ड वेजेस। ठीक है ना, मतलब कि उनकी बहुत दिनों से जो है सैलरी बढ़ाई नहीं गई थी। अब देखो, एक तरफ तो इन्फ्लेशन हो रहा था, फूड प्राइस बढ़ रहा था, फूड ग्रेन की कमी हो रही थी, और जो एम्प्लॉय पीपल थे उनकी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाई जा रही थी। ठीक है,
तो इसकी वजह से उनको कोप अप करना, इस इंक्रीज फूड प्राइस के साथ अपनी सर्वाइवल के साथ कोप अप करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो वेजेस तो बढ़ नहीं रहे थे प्राइस के साथ, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि दैट इज वेजेस डिड नॉट कीप पेस मतलब उसके साथ चलना, पेस विथ प्राइस, यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा था, वेजेस वगैरह नहीं बढ़ रहे थे, तो वो कैसे इसको फुलफिल करेंगे। जो पुअर हैं, पुअर और रिच के बीच, तो रिजल्ट इसका ये हुआ कि द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इंक्रीज्ड, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनके बीच गैप। ठीक है, जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गया, ड्रॉट और हेल्स रिड्यूस द हार्वेस्ट, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है, यानी कि उसी बीच हुआ कि जैसे ड्रॉट आ गया डी, ठीक है, जस्ट ड्रॉट और हेल्स मतलब सूखा और जो बर्फबारी होती है, ठीक है ना, ये हार्वेस्ट को रिड्यूस्ड कर दिए, रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट को रिड्यूस्ड कर दिए। तो इसके वजह से जो है ये सभी ऑल दिस सिचुएशन लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, जो है एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट किया, जो कि ओल्ड रिजीम में फ्रिक्वेंटली होने लगा। ठीक है ना, ठीक है, ओल्ड रिजीम में हमेशा होता था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है क्या, एक ऐसा सिचुएशन, जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है एक ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, एन एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood, यानी आपके जीने के लिए जो जरूरी है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, मतलब वो भी खतरे में आ जाए, ठीक है, इंडेंजर्ड, ठीक है ना, मतलब आपके पास है ही नहीं, उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और कैसे क्रिएट हुआ ये हम लोगों ने देखा ही, ठीक है ना। उसके बाद कैसे हुआ, कैसे पैड हार्वेस्ट की वजह से हुआ, ड्रॉट की वजह से हुआ, पुअर जो है वो ब्रेड वगैरह नहीं खरीद सकते थे, इन सब वजहों से हुआ। ठीक है, तो ये था सिचुएशन और स्ट्रगल सोसाइटी का। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।